अभी तक के लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा कि किस तरीके से हम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं, क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा, एंड साथ में आप लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी लिया कि आखिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और कुछ ग्राफ्स भी आप लोगों ने प्लॉट किए, वेरिएशन ऑफ रेट वर्सेस टाइम और वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 3 of chemical equilibrium. दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको करना क्या है, या तो आप यहां पर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप जा सकते हो RJ Academy के प्ले सेक्शन के अंदर। वहां पर जाकर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम की, और भी चैप्टर्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको देखने हैं वहां से आप अपनी मर्जी का टॉपिक देख सकते हो। एंड आई होप कि आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर करो कि आपको वीडियोस को लाइक करना है, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने समझ लिया तो आपको इस चैप्टर के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं मानकर चलता हूं कि भाई आपको एक चैप्टर जो है वो ऑलरेडी आता होगा, बहुत बार आप इसको पढ़ चुके हो। क्लास 11-12 के अंदर हम ज्यादा फोकस करते हैं इसके ऊपर, देन बीएससी में भी था, देन एमएससी के अंदर भी था, लेकिन फिर भी हम लोग सारी की सारी बेसिक बातें यहां पर कवर करेंगे। तो जिन भी बच्चों का जो बेस जो वीक है उनके लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हो जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की, यस, अगर आप लोग क्लास 11-12 में हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये पूरा कोर्स आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहां पर हम लोग काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्ड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज की हेडिंग यहां पर लिखी हुई है लॉ ऑफ मास एक्शन। आप सबको पता ही है ऑलरेडी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा दैट दिस लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे। भाई साइंटिस्ट का नाम आप क्यों याद करोगे, है ना? जनरली बच्चे याद नहीं करते हैं, बट एक बार हमें पता होना चाहिए कि आखिर कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो वो लॉ आखिर किसने दिया है। सो मैंने यहां पर बस लिख दिया है। अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आगे जाकर आप गए केबीसी के अंदर तो वहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? सो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बातें हैं भाई आपके पास? अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये एक्टिव मास क्या होता है इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, बट ये स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है? ये आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास लेट्स से कोई केमिकल रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो अगर ये आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैसी है, फॉरवर्ड एक्शन की तरफ मूव कर रही है, यानी कि आपके पास क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो किसी भी जनरल रिएक्शन के ऊपर आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट क्या होगा? दिस रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट्स। आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या है, A है, आपके पास यहाँ पर क्या है, B है। सो दिस रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactants, concentration of these reactants and each raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। अगर आपके पास यहाँ पर A reactant का coefficient A है, small a है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे भाई? small a लगाओगे। यहाँ आप क्या लगाओगे? small b लगाओगे। और आपको पता है कि अगर आपको इस proportional साइन को हटाना, आप क्या लगाते हो? यहाँ पर कुछ लगाते हो कुछ constant, और ये आपके पास क्या होता है भाई? रेट constant ही होता है। अब इस रेट constant को आप काफी डिटेल में पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। जनरली आप जो रिएक्शंस पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में, वहाँ आपके पास रिएक्शंस कैसी होती है? इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शंस होती है, राइट? और यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि कुछ टाइम बाद क्या कर लेंगी? इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगी। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी यूनिट्स क्या होती है, आप कहाँ पढ़ने वाले हो? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ोगे। और ये जो सीरीज है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपको पढ़ना है इसको तो आप उसको पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर आई बटन भी दे दूंगा, लेकिन साथ में आपको करना क्या, आपको पता है, आपको जाना है जस्ट और जस्ट RJ अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। अब ये आपकी कहानी होती है रेट की। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है तो रेट को आप इस तरीके से लिखते हो। अब बात करते हैं कि आपके पास लेट्स से कि कोई एक इरिवर्सिबल आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके लिए आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए सिंपल से, एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ बिलो केमिकल रिएक्शन, आपके पास कोई रिएक्शन है 3A प्लस B गिव्स C प्लस 4D, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज ट्रू, यानी कि इनमें से जो आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई है इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। तो आपने अभी पढ़ा है कि आपका जो रेट होने वाला है दैट विल बी व्हाट?
दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट्स। आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट क्या क्या है, ए है और बी है, राइट। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आएगा, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए के पास क्या है 3 है, दैट मीन्स 3 आएगा, बी के पास क्या है 1 है, यानी कि 1 आएगा। और अगर मुझे इस साइन को रिमूव कर, मैं क्या लगाऊंगा फिर यहाँ पर भाई, मैं यहाँ पर लगा दूंगा रेट इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 1। सो दिस विल बी योर रेट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो आपका रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। एक रेट कांस्टेंट है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। उसके बाद एक और सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन कैसा बन सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी नेट के अंदर भी आते हैं और जैम के अंदर भी आते हैं। ध्यान रखना, इसके आपको जो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं वहां पर आपको सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। क्वेश्चन क्या है ये, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 2a + b गिव्स c, व्हाट हैपेंस टू द रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज डबल। अगर मैं यहाँ पर इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दूंगा तो इसके रेट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। तो एक बार इमेजिन करते हैं कि आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b है वो आपके पास x है, राइट। तो आपका रेट क्या हो जाएगा भाई, आपका रेट विल बी व्हाट, रेट विल बी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या हो जाएगा, वो रेट विल बी कुछ कांस्टेंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दूसरा रिएक्टेंट। इसकी यहाँ पर कोएफिशिएंट आपके पास क्या है 2 है, यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर पास क्या आएगा 1 आएगा। सो दिस विल बी योर रेट अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब उसके बाद आपसे बोला गया कि अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को मैं डबल कर दूं तो एक्स मत मानो इसको, लेट्स से कि मैं इसको सिंपली डबल कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर रेट नंबर 1। अब आपसे बोला गया कि अगर मैं इस बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूंगा आपके पास रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो लेट्स आपके पास क्या बन जाएगा भाई, वो रेट 2 बन जाएगा। आपने यहाँ पास किया क्या है, आपने इसकी कर दी है कॉन्सेंट्रेशन डबल, यानी कि यहाँ पर रहेगा a का स्क्वायर और यहाँ पास क्या आ जाएगा 2b। अगर इनिशियल पास b है तो बाद में आपके पास क्या हो गया, वो 2b हो गया। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं k यहाँ पर आ गया, a का स्क्वायर आ गया, इस 2 को मैं अलग से यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ इस तरीके से। कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है भाई, मल्टीप्लाई के अंदर बाहर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा भाई, b बन जाएगा सिंपल। सो दिस इज व्हाट, दिस विल बी 2 इंटू, और ये जो आपके पास क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेट 1, यानी कि हम यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर रेट ऑफ 1, या पास यहाँ पर क्या है रेट 2 है। यानी कि जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूंगा तो आपका रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेट बिकम्स 2 टाइम। अब यहाँ पर वो क्या कर सकता है भाई, आपकी जो इक्वेशंस है उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और भी अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो कर देता ए को डबल, तो फिर आपके पास क्या आता है यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आप 2 लगाते, यहाँ पर तो बी ही रहता, तो फिर बाहर क्या आएगा 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो रेट क्या बन जाएगा 4 टाइम्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। मैंने बस आपको एक रिएक्शन कराई है, लेकिन इस टाइप के आप जनरली और भी क्वेश्चंस कर देखिएगा, बड़े आराम से आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप वहां पर अपने डाउट को भी पूछ सकते हो। अब हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर आपके पास लेट्स से कोई एक रिएक्शन है AA + BB CC एंड DD, और आपके पास यहाँ पर क्या है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कुछ टाइम के बाद क्या करने वाली है, इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने वाली है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी भाई, एक होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, एक आपके पास यहाँ पर क्या होगी बैकवर्ड रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं फॉरवर्ड वाले की। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इस A और B ये आपके पास रहेंगे रिएक्टेंट रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपका रेट क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि A रेज टू द पावर स्मॉल a एंड B रेज टू द पावर स्मॉल b। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, यहाँ लगाता हूँ रेट कांस्टेंट को भी। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF, या पास क्या है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड B की पावर B। तो ये आपके पास कहानी हो गई है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। बट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन की, तो भाई बैकवर्ड में आपके पास क्या हो रहा है भाई, जब आपके पास रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर मूव करेगी देन दिस C एंड दिस D will be what, these things will be your reactants। तो यहाँ के पास रेट क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर रेट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D के ऊपर। तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D। यहाँ पे आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या लगा, रेट कांस्टेंट लगा दूंगा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज KB। B मैंने क्यों यूज किया है फॉर बैकवर्ड, ये मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है F फॉर फॉरवर्ड। तो अब आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम की जो आपका रेट होता है
फॉरवर्ड वाला और जो रेट होता है बैकवर्ड वाला वो बराबर हो जाते हैं। सो मैं अब यहाँ पर उस फीचर का यूज़ करूँगा। आपने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि KF A की पावर A B की पावर B इज इक्वल टू KB C की पावर C एंड D की पावर D। अब आप एक काम करो, इस B को ले आओ इसके नीचे, ऐसे ले आओ, और इसको लेकर चले जाओ आप लोग यहाँ पर इसके नीचे, राइट। तो क्या बन जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, D की पावर D डिवाइड बाय A की पावर A एंड B की पावर B इज इक्वल टू KF अपॉन में KB। अब ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये आपके पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट है, तो ये पूरा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस कांस्टेंट को हम डिफाइन कर देते हैं एज K इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो बेसिकली आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके पास ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ पर KF आएगा, नीचे बस क्या आएगा, KB आएगा। हालांकि KB अपॉन में KF भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमने खुद ही डिफाइन किया है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज व्हाट, दैट इज योर K फॉरवर्ड डिवाइड बाय K बैकवर्ड। तो इस चीज का आपको हमें ध्यान रखना है, दीज टू थिंग्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन ये आपके पास यहाँ पर क्या है, K इक्विलिब्रियम है, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो योर K इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट, concentration of C की पावर C, D की पावर D डिवाइड बाय A की पावर A एंड B की पावर B। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम अलग अलग चीज़ों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज हम इसको KC बोल सकते हैं, हम इसको KP बोल सकते हैं, हम इसको K से में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसी को KP नहीं बोलते हैं, हम बल्कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एज KC भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज KP भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एज KX भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन अभी के लिए आपने क्या पढ़ा है, बस अभी के लिए बस आपने देखा है कि आखिर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आखिर होता क्या है और कैसे आप उसको निकालते हो। अब कुछ स्टेटमेंट ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला निकाला है, ये इसी फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखी हुई है भाई, स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ बेसिकली क्या है आपके पास, यहाँ आपके पास ऊपर की तरफ क्या है, आपके पास यहाँ पर है C की पावर C एंड D की पावर D। आपके पास रिएक्शन यहाँ पर क्या थी, AA प्लस BB इक्विलिब्रियम CC प्लस का DD, यानी कि आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड ईच रेज टू द पावर व्हाट, इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नीचे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि A और B एंड ईच रेज टू द पावर व्हाट, इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यही टर्म मैं, यही लाइनें में, यही चीज मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी हुई है, दैट एट ए गिवन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ reaction products raised to the power respective stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation divide by the product of molar concentration of reactants raised to the power equal to their respective stoichiometric coefficient has a constant value। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एट ए गिवन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज किया, तो आप लोग पढ़ते हो काइनेटिक्स के अंदर भी कि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो आपका रेट कांस्टेंट बदल जाता है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को बदल दूंगा तो आपके पास जो ये KF है और जो ये KB है ये बदल जाएंगे, यानी कि आपके पास जो रेट कांस्टेंट है वो बदल जाएंगे। और अगर आपके पास वो बदल गया तो उस केस में आपके पास होगा क्या कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब भी मैं किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करता हूं और मैं कहता हूं कि वो कांस्टेंट है, तो वहां पर आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मैंने टेम्परेचर को चेंज किया तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। किस तरीके से बदलता है, टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसको हम लोग इसी कोर्स के अंदर आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वहां पर मानकर चलेंगे कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपका K इक्विलिब्रियम भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये समझ आए कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप किस तरीके से अप्लाई करो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम 2SO3 गैस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कहाँ पर मैंने सही तरीके से K इक्विलिब्रियम को लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि आपके पास K इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, ऊपर आप लोग क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर बस क्या प्रोडक्ट के अंदर SO3 है, यहाँ लिख दोगे आप लोग यहाँ पर SO3, इसकी पावर क्या आएगी भाई, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यानी कि पावर में 2 आएगा, डिवाइड में क्या आएगा
आपके पास यहाँ पर आएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपके पास क्या SO2, यहाँ पास क्या O2 है, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा SO2, यहाँ पास क्या आ जाएगा O2 आ जाएगा, इसके ऊपर पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, इसके ऊपर क्या पावर 2 रहेगी, यानी कि यहाँ पर आएगा आपके पास 2, यहाँ पर रहेगा 1। सो दिस विल बी योर करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो चेक कर लो कहाँ पर आपको सही ऑप्शन है यहाँ पर, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस केस, राइट। तो अब मैं मानकर चलूंगा कि अगर आपको कोई भी कोई रिएक्शन लिख कर देगा तो आप उस रिएक्शन से क्या लिख पाओगे, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को तो बड़े इजीली लिख ही पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके पास उन केमिकल रिएक्शंस में से कोई भी स्पीसीज सॉलिड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, तो वहाँ पर आपको उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी वो यूनिटी लेकर चलनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो अगर लेट से कि मैं यहाँ पर भी किसी को यूनिटी कर रहा हूँ, लेट से कि मैं यहाँ पर जो है वो इसको मान लो 1 कर दूंगा, है ना, 1 कर दूंगा, या फिर मैं इसको 1 कर दूंगा, तो यार 1 को आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग 1 को फिर लिखेंगे ही नहीं, है ना, उसको हम लोग क्या कर लेंगे भाई, 1 को लिखेंगे ही नहीं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो सॉलिड स्पीशीज है, आपके पास जो लिक्विड स्पीशीज है, उनका जो एक्टिव मास है वो रिएक्शन टाइम पे क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अब बेसिकली वो 1 नहीं होता है ना। अगर मैं लेट से बोल देता हूँ कि आपके पास, चलो मैं इसी की बात कर लेते हैं, आपके पास यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है AA सॉलिड प्लस BB गैस एंड इक्विलिब्रियम CC लिक्विड एंड DD गैस। अगर मैं यहाँ पर इनको इंक्लूड करूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, राइट, क्या बन जाएगा भाई, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर B। अब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का ही जो आपके पास होता है एक्टिव मास, जिसको आपने यहां पर क्या किया है एज ए कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट किया है, वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि आपके पास यहां पर क्या होगा, आपके पास यहां पर ये भी सॉलिड है, दैट मींस ये कांस्टेंट रहेगा, आपके पास यहां पर ये लिक्विड है, दैट मींस आपके पास ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों कांस्टेंट को हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों कांस्टेंट को मैं लेकर चला गया हूं इधर की साइड, यानी कि मैंने क्या कर लिया है, मैंने कर लिया कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A डिवाइड बाय C की पावर C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर B। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, क्या बन जाएगा पास पूरा ही पूरा एक बड़ा कांस्टेंट बन जाएगा। और इसीलिए हम क्या मानकर चलते हैं, इसको यूनिटी मान लेते हैं, यानी कि इसको भी यूनिटी मान लेंगे और इसको भी यूनिटी मान लेंगे। यानी कि जो चीज कांस्टेंट है हम उसको एक तरफ लेकर चले गए और फिर मैंने क्या किया, पूरे को कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। इसको हमने क्या चूज कर लिया, आर्बिट्रेरी 1 चूज कर लिया, ताकि कैलकुलेशंस करने में हमको क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी पड़ जाए। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी सॉलिड स्पीशीज है या फिर आपके पास कोई लिक्विड स्पीशीज है, तो आपको उसको इंक्लूड ही नहीं करना है अपने एक्सप्रेशन के अंदर, बस इंक्लूड ही मत करो, आपको आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अलग से मेंशन भी किया हुआ है मैंने यहाँ पर, दैट स्पीशीज दैट आर इन solid and liquid phase are not included in the equilibrium constant expression because the concentration of solid and liquid are taken as unity। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, देख सकते हो इसको भी आप लोग यहाँ पर। For the chemical reaction, twice of NaHCO3 solid gives Na2CO3 solid plus CO2 gas plus H2O gas. So which of the following represents K equilibrium correctly? तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसको, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ K equilibrium will be equivalent to what? Concentrations of your products। आपके पास यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट के अंदर, एक ये है Na2CO3, एक CO2 है, आपके पास एक क्या है H2O है। अब ये क्या है आपके पास सॉलिड में है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर चलूंगा। लेकिन ये करने से पहले आप ये चीज आप मेक श्योर करना कि आपके पास जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, राइट। आपके पास क्या होनी चाहिए रिएक्शन, हमेशा वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन आपके पास अगर कोई और रिएक्शन आई तो उसको आपको वहां पर उसकी जो बैलेंसिंग है उसको आपको जरूर चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं इंक्लूड करूंगा नहीं, तो बच क्या बच गया पास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, यहाँ पास क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O बच गया, और डिवाइड में पास यहाँ पर क्या आएगा भाई, आपके पास रिएक्टेंट में क्या क्या है, तो आपके पास रिएक्टेंट में सिर्फ यही है, और एक ऐसा है सॉलिड के अंदर है, तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा ही नहीं, तो इसको मैं लेकर चलूंगा ही नहीं, है ना। इसके आपस कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका पास कोफिशिएंट 1 है, यानी कि रेज़ टू पावर 1 एंड इसकी रेज़ टू पावर 1। यहाँ पास हमें क्या निकल जाएगा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिस इज नॉट द राइट आंसर इन दिस केस। इसी चीज के ऊपर आपको फोकस रखना है। तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए आप इसको लिखकर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपसे बोलूंगा कि जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है इक्विलिब्रियम की, उसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा एक बार, है ना। जो आप क्लास 11-12 में पढ़ते हो एनसीईआरटी, जो आपने शायद उस टाइम पे नहीं पढ़ी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा, तो प्लीज अब आप उसको कवर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की PDF गूगल के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, वहां बस
बस आप लोग जाकर टाइप करो कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th फ्री डाउनलोड, तो वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग इक्विलिब्रियम की बैक जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग प्लीज़ एक बार कर देखिएगा। और मैं तो कहूँगा एक बार आप प्लीज़ चैप्टर को भी पूरा पढ़ ही लीजिएगा, है ना, ज़्यादा टाइम आपको वहाँ लगेगा नहीं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज ए होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग कर सकते हो। पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए है, बी है, सी है, आपके पास 3 रिएक्शंस है। आप इसके एक्सप्रेशन को लिखकर देखिएगा, जो भी आपका आंसर है उसे आपको नीचे कमेंट जरूर करना है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है। जनरली मुझे अभी काफ़ी सारे बच्चों के नाम भी याद होने लग गए हैं, क्योंकि हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, आंसर्स को पूछते हैं, आंसर को मेंशन करते हैं। तो अगर आपको भी इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो प्लीज़ आप लोग नीचे मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनके पास एटलीस्ट एक रेफरेंस पहुंच जाए, वहां से वो उसको कंपेयर भी कर सके और मुझे भी पता चल जाए कि आखिर आप लोग कहाँ कितना पढ़ रहे हो और आप लोग कैसा कर रहे हो। राइट, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट व्हाट इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ SO3 गैस if at equilibrium concentration of SO2, O2 and SO3 is equivalent to what 0.5 मोलर। इसको मैं बता देता हूँ अभी कैसे करना है इस क्वेश्चन को भाई। आपके पास ये रही रिएक्शन है ना, आप कैसे लिखोगे इसके अंदर कि इक्विलिब्रियम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पास प्रोडक्ट आपस क्या है SO3 है, यानी कि SO3 इसके बाद आपस क्या आएगी 2 आएगी, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या रिएक्टेंट आपस क्या है, यहाँ पर SO2 है, आपस यहाँ पर क्या है O2 है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 यहाँ रहेगी आपके पास क्या पावर 2 रहेगी, इसके पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, और इनकी वैल्यू वो गिवन है इक्वल टू व्हाट 0.5। तो आप पुट कर दो बस यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा 0.5 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 0.5 का 5 रहेगा बस, इसके ऊपर पावर 1 है तो इससे ये कट गया, इसका आंसर क्या निकल जाएगा फिर 1/0.5, यानी कि पास आंसर क्या निकल जाएगा इसका 2 निकल गया, या इसी वैल्यू बस क्या आ गई है 2 आ गई है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पर भी करेक्ट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आप लोग प्लीज़ एक्सप्रेशन को लिखकर जरूर देखिएगा और नीचे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है। अब जो आप इस वैल्यू को निकाल रहे हो कि इक्विलिब्रियम को, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, केमिस्ट लोग इसका कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि आपके पास कोई 2 रिएक्शन है इक्विलिब्रियम के अंदर और दोनों में क्या हो रहा है, आपके पास CO2 बन रहा है एज ए प्रोडक्ट, यहाँ भी बन रहा है इस रिएक्शन के अंदर भी, आपके पास यहाँ भी बन रहा है इसके अंदर CO2, और किसी भी केमिस्ट को जो है वो CO2 की ज़रूरत है, तो वो इनमें से कौन सी रिएक्शन का यूज़ करे और वहाँ से CO2 को बनाए और अपने लिए आगे यूज़ कर सके, तो वो कौन सी रिएक्शन का यूज़ करेगा। तो जनरली मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके पास 90% ऑफ द रिएक्शन कैसी होती है भाई, रिवर्सिबल नेचर की होती है, यानी कि किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाकर कर लेंगे वो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अगर वो कैसी हो रही है आपके पास क्लोज्ड वेसल के अंदर हो रही है। तो अगर उसको ये CO2 चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा कि यहाँ से लेगा, ऑफकोर्स वो उसी रिएक्शन को करवाएगा जहाँ से आपके पास ये जो CO2 है क्या बन जाए, ये ज़्यादा बन जाए। तो ये ज़्यादा कैसे बनेगा भाई, उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है AA + BB इक्विलिब्रियम CC + DD, तो आपको पता है कि इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये बन जाएगा C की पावर C D की पावर D डिवाइड बाय A की पावर A और B की पावर B। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास जो K इक्विलिब्रियम है दिस इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है दैट मीन्स आपके पास जो न्यूमरेटर है दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और अगर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से दैट मीन्स आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है। अगर आपके पास ऐसा है तो आप क्या बोलोगे कि भाई एट इक्विलिब्रियम जो आपके पास ये प्रोडक्ट वाली साइड है इसके अंदर स्पीसीज आपके पास है उनकी जो आपके पास होगी कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोर, यानी कि C ज़्यादा रहेगा और D ज़्यादा रहेगा, राइट। लेकिन अगर आपसे बोलूंगा दैट K इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, तो उस केस में आप लोग क्या बोलने वाले हो, उस केस में आप बोलोगे कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है दिस इज व्हाट, दिस विल बी मोर देन योर न्यूमरेटर, और इस केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पास क्या है भाई A और B ज़्यादा है, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर ही आपके जो केमिस्ट लोग हैं वो ध्यान रखते हैं कि अगर आपके पास K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स योर इक्विलिब्रियम फेवर्स प्रोडक्ट, एंड अगर आपके पास ये K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होता है आप क्या बोलते हैं यहाँ पर द इक्विलिब्रियम विल फेवर द रिएक्टेंट। हालांकि हम 1 को यहाँ पर एज ए मेजर फैक्टर लेकर नहीं चलते हैं, हम जनरली ये मानकर चलते हैं कि अगर आपके पास K इक्विलिब्रियम बड़ा होगा 10 की पावर 3 से, आप क्या बोलते हैं इसको कि आपके पास कैसा है प्रोडक्ट फेवरेबल है। अगर आपके पास ये कैसा होगा भाई कि इक्विलिब्रियम लेस देन 10 की माइनस आप क्या बोलोगे यहाँ पर इसको, ये आपके पास क्या है रिएक्टेंट फेवरेबल है। ये आपको मैं चार्ट बनवाऊंगा आगे जाकर इसी कोर्स के अंदर, तो इसको अभी बस आप लोग मोटी मोटी बात समझ चलिए कि आखिर इसके इक्विलिब्रियम का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, राइट। तो जिस रिएक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या 2 रिएक्शन हो रही थी आपके पास, तो जिस रिएक्शन के लिए आपके पास
के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, दैट मीन्स उस केस में आपके पास जो CO2 यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर है, यहाँ प्रोडक्ट के अंदर है, तो अगर लेट्स से कि इसके पास के इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है 0.5 है, इसका वैल्यू क्या है इक्विलिब्रियम की लेट्स से आपके पास 20 है, तो इसके लिए वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स इस वाले रिएक्शन के अंदर जो ये CO2 बनने वाला है दैट विल बी मोर, तो वो इसको यूज़ कर लेगा। तो ये सब क्या होता है, एक छोटा सा सिग्निफिकेंस होता है। बाकी इसका हम और भी जगह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ के इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि आपके पास ये कितने टाइप के होते हैं। आप जनरली बात करते हो केसी की, आप जनरली बात करते हो केपी की, आप कभी कोई बात भी करते हो KX की भी, और आप यहाँ बात कर सकते हो KN की भी, राइट। तो ये 4 टाइप से आप क्या कर सकते हो भाई, अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो। इन 4 में से जो आपके पास इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट, दैट इज योर KC एंड योर KP। ये दोनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट है। KX और KN ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कराऊंगा, है ना, इस कोर्स में कहीं ना कहीं मैं आपको ये करवा दूंगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर क्या है, KC है और KP है, वहाँ से क्वेश्चंस भी भर भर के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि KC। अब भाई आपके पास यहाँ पर क्या है, K है और C है, इसका मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की और आपके पास जो रिएक्टेंट है, अगर आप यहाँ पर उनका एक्टिव मास एज ए ले रहे हो कॉन्सेंट्रेशन, तो आप क्या यूज करते हो यहाँ पर उसको, आप उसको बोलने वाले हो KC, राइट। यानी कि KC इज डिफाइंड फॉर द रिएक्शन इन गैस फेज और सोल्यूशन फेज। मोलर कॉन्सेंट्रेशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द अमाउंट। अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ गैस फेज है या फिर एक्वस फेज है यानी कि सोल्यूशन फेज है या फिर दोनों का मिक्सचर है, उस केस में आप लोग अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एज KC भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप वहां पर एज ए KP भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन गैस फेज में हो रही है या फिर सोल्यूशन फेज में हो रही है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप एज ए KC भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप उसको एज ए KP भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर कोई गैस हुई तो उस गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर भी होता है और उसके बाद आपके पास क्या होता है, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन भी होती है। तो दोनों ही टर्म में आप उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी कि KP। जब भी आप KP को लिखते हो तो उस केस में आप क्या करते हो, बस कि जो आपका अमाउंट है उस अमाउंट को आप क्या लेकर चलते हो, ऐसे पार्शियल प्रेशर लेकर चलते हो। KP इज डिफाइंड फॉर द रिएक्शन इन गैस फेज ओनली, पार्शियल प्रेशर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द अमाउंट। अब अगर आपके पास लेट्स से रिएक्शन होगी सोल्यूशन फेज के अंदर, तो सोल्यूशन फेज के अंदर आपके पास जो स्पीशीज होगी उसका प्रेशर क्या ही होगा, प्रेशर आपके पास किसका होता है, गैसेस का होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास रिएक्शन हो रही है गैस फेज के अंदर, सिर्फ तभी आप क्या यूज कर सकते हो, KP को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रिएक्शन हो रही होगी गैस फेज के अंदर या फिर आपके पास हो रही होगी सोल्यूशन फेज के अंदर, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, KP को भी यूज कर सकते हो और KC को भी यूज कर सकते हो। आप गैस के लिए पार्शियल प्रेशर को भी डिफाइन कर सकते हो और कंसंट्रेशन को भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन को ही डिफाइन कर सकते हो। इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि दिखाऊंगा आपको। मैंने पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज वी कैन फॉर्मुलेट K इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड द रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर यानी कि P ऑफ एनी गैस इन द इक्विलिब्रियम एंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन फॉलोज फ्रॉम द जनरल आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। ये सबको पता है PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ से P आपके पास क्या हो जाएगा, NV/RT, और N यहाँ पर पास क्या होता है, मोल्स, V आपके पास यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, कंसंट्रेशन ही होता है। और अगर ऐसा है देन यू कैन से दैट फॉर एनी गैस A, फॉर एग्जाम्पल मान लो पास कोई रिएक्शन हो रही है, इसके पास क्या है, A गैस भी है, इसके पास क्या हो रही है भाई, ये बन रहा है पास लेट से B गैस के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो रहा है ये। तो अगर मैं सिर्फ इस A गैस की बात करूंगा, सो फॉर दिस गैस ऑल्सो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A, R कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर ऑफ A। अब इस पूरे सिस्टम के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम A के लिए भी और B के लिए भी सेम रहेगा, तो क्या बन जाएगा ये प्रेशर ऑफ A यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A। वॉल्यूम तो वही A का रहेगा, वही B का रहेगा और वही किसका रहेगा, कंटेनर का रहेगा, क्योंकि गैस है, गैस क्या करती है, सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, तो V सेम रहेगा दोनों गैसेस के लिए। इज इक्वल टू व्हाट, मोल्स ऑफ A इज इनटू में व्हाट, R, टेम्परेचर भी क्या लेकर चल रहा हूँ, कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। तो क्या मेरे पास P बन जाएगा यहाँ पर मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय वॉल्यूम
इक्विलिब्रियम इनटू में RT, ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ A बन जाएगा। यानी कि आप गैसेज के केस के अंदर पार्शियल प्रेशर को और कंसंट्रेशन को दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर सकते हो। और हम इनके रिलेशन से ही क्या निकालने वाले हैं कि आपके पास Kp और Kc के बीच में आखिर रिलेशन क्या होता है। क्या होता है वैसे बेसिकली, Kp इज इक्वल टू व्हाट, Kc इनटू में RT डेल्टा Ng। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन हुई, जनरल रिएक्शन हुई AA प्लस BB इक्विलिब्रियम CC प्लस DD, तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो ये K इक्विलिब्रियम है ना, इसको आप एज ए Kc भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एज Kp भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपके पास सब किसके अंदर है भाई, गैस फेज के अंदर है ना, गैस फेज के अंदर और गैस फेज के अंदर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एज ए Kp भी रिप्रेजेंट कर दोगे और Kc भी रिप्रेजेंट कर दोगे। Kc क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, और Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C। यहाँ पर जो मैंने C का अमाउंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ C से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर जो इनकी वैल्यू निकल कर आएगी वो बराबर नहीं आती है ना, वो बराबर नहीं आती है। बराबर हो भी सकते हैं किसी केस के अंदर, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि Kp और Kc आपके पास बराबर नहीं होता, और अगर ये बराबर नहीं है तो उनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। उससे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था कुछ एग्जांपल्स देने की, तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है, दिस विल बी योर होमवर्क। हालांकि मैंने इसके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको इनके आंसर्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। यहाँ पे पास क्या है, 3 रिएक्शंस हैं A, B और C, और आपको इन तीनों के लिए क्या करना है भाई, अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ Kp, यानी कि आपको यूज करना है पार्शियल प्रेशर एज द फॉर्म ऑफ अमाउंट। राइट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, 3 रिएक्शन है, N2 गैस, 3H2 gas gives twice of NH3, H2 gas, I2 gas gives twice of HI gas। यहाँ पे पास है CaCO3 solid, equilibrium CaO solid plus CO2 gas। और ध्यान रखना कि solid को और liquid को आप यूज नहीं करोगे while writing your equilibrium expression। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके पास शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस भी आने, और क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अप्रोच करने वाले हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं अलग अलग टाइप के, उनको हम कर देखेंगे किस तरीके से आप उसको अप्रोच करते हो, आखिर किस तरीके से आप अपनी ICE टेबल को बनाते हो, कैसे आप क्वेश्चंस को वहां से सॉल्व करने वाले हो, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पास प्रीवियस ईयरली IIT जैम में आए हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नेट के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़े से हायर लेवल के ऊपर से आते हैं। हम जब पहुंच जाएंगे लेक्चर नंबर 5th और 6th के ऊपर, वहां पर हम लोग नेट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको शेयर करना है फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।